देखिए बच्चों, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसमें। तो देखो, सबसे पहला इसमें है रिएक्शन विद एयर। पहला, अब एयर में तुम्हें याद होगा क्या रहता है, O2 और N2। तो सही मायनों में जो हम लोग रिएक्शन यहां डिस्कस करने जा रहे हैं वो O2 और N2 के साथ। सबसे पहला यहां क्या रहा करता है कि जैसे लिथियम है, जब आप एक्सेस ऑफ O2 में इसको गर्म करेंगे तो यहां बनता है Li2O। मेनली ये ऑक्साइड बनाता है। आप अगर सोडियम को लें, वो एक्सेस में हो, फिर गर्म करें तो ये बनेगा पर ऑक्साइड। इसको अगर हीट किया जाए तो क्या बनेगा, ये सुपर ऑक्साइड। यहां पर क्या पाएंगे आप इसमें, अब हम लोग अगर ग्रुप 2 वाले मेटल्स की बात करें तो ग्रुप 2 मेटल्स में क्या पाओगे, अगर बेरिलियम या मैग्नीशियम को लिया जाए और इसको अगर ऑक्सीजन के उसमें हीट किया जाए, देखो आप नॉर्मल कंडीशन में पाओगे ये एयर से रिएक्ट नहीं करता O2 से। कारण क्या है, इन पर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। तो याद रखें, शुरुआत में जब हम गर्म करते हैं या यूं बोलें वाई द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज इनर टुवर्ड्स द O2, तो जवाब देना ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। हाँ, जो बेरिलियम पाउडर्ड बेरिलियम है वो बहुत अच्छे से जलता है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखें। इवन आप इसमें कैल्शियम को भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन आप लिख देना इसमें, अंडर नॉर्मल कंडीशन बेरिलियम मैग्नीशियम आर inner towards O2 due to formation of oxide layer। ये इसमें ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि अगर हमारा M स्ट्रॉन्सियम और बेरियम हुआ, इसको एक्सेस ऑफ अगर O2 में गर्म करते हैं तो यहां पर ये बनेगा। ये हमारे लिए क्या रहा, ये परऑक्साइड। यहां आपने गौर किया होगा कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बन रहा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें इसमें कि यहां पर Na Sr और Ba, इवन हाइड्रोजन भी जो हमारा रहता है, समझ में आ रहा है, ये भी बनाया करता है। ये सब परऑक्साइड बनाते हैं। आप इसे याद रख सकते हो, H और इससे क्या बन गया, हिना। ठीक, और दिलीप कुमार की मिसेस का नाम क्या था, सायरा बानो। तो आप इससे यूं रिलेट कर सकते हो कि हिना और सायरा बानो क्या बनाती हैं, परऑक्साइड्स। ठीक, और सुपर ऑक्साइड्स बनाने वाले कौन, के, आरबी और सीजियम, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। इसको कैसे ध्यान रखोगे आप, इसको बोलो आप करिश्मा। इसको इस तरह से याद रखना। तो बोलो हिना और सायरा बानो तो क्या बनाते हैं, परऑक्साइड्स, और करिश्मा क्या बनाती है, सुपर ऑक्साइड्स। इस टाइप से इसको हम ध्यान रख सकते हैं आसानी से। इनमें जो हम लोगों ने ध्यान है ऑक्साइड्स बनाए और परऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स
आर डाईमैग्नेटिक एंड कलरलेस। ध्यान होगा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन क्या रहता है, जो सुपर ऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। ये जनरली कैसे मिलेंगे तुम्हें? पीले रंग के रहते हैं, ये येलो और ऑरेंज, ये मिलेंगे। आप इसमें देख भी सकते हो इसके अंदर, ये क्या सुपर ऑक्साइड आयन, ये एक्चुअली अब इसमें खुद इलेक्ट्रॉन काउंट करो 17 है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान से और देखें, जब अपन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसमें, तो यहां पर क्या है, ये ऑर्डर ऑक्साइड्स में तो ये मिलेगा, लेकिन जब आप परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं, ये इसमें ऑर्डर रहता है। ध्यान से देखें जरा दोनों को, ये और ये। अब यहां तुम्हें सरप्राइज हो रहा होगा कि मैंने यहां सुपर ऑक्साइड लिखा। एक्चुअली क्या रहता है कि जो Na2O2 है, अगर प्योर हुआ तो ये कलरलेस होता है, लेकिन अगर ये इम्प्योर हुआ तो ये येलो होता है। उसका कारण है, येलो ये रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaO2। मतलब जब हम सोडियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो आप पाएंगे कि थोड़ा बहुत उसके अंदर ये भी बनता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है इसके कलर के लिए। इनको हम कैसे जस्टिफाई करें? तो बिल्कुल आसान, कहते हैं ना कि बराबर वाले लोगों में दोस्ती टिकाऊ होती है और लंबी भी चलेगी। यहां भी यही होता है कि जो बिगर कैटायन है वो बिगर एनायन को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, स्मॉलर कैटायन स्मॉलर एनायन को जो है स्टेबलाइज करेगा। तो यहां लिख देना, बिगर कैटायन स्टेबलाइजेज बिगर एनायन more effectively than स्मॉलर एनायन। ये है इस केस में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें यहां पर। तो हमारे पास जो रहेगा, और जब ये नॉर्मल आप ऑक्साइड्स लेंगे तो ये फिर ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये ध्यान रखें इसको। तो ये बातें अपने को आनी चाहिए इसमें, जब भी पूछताछ करें ना तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखें। आप इसी लिस्ट में चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। यहां भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है ये रहता है। ये दोनों का क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। दीज आर यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। जो फर्नेसेस है ना उनमें यूज किया जाता है। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ किसको हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल, तो मेनली इसका यूज किया जाता है, MgO का। देखिए ध्यान से, इसमें जो ग्रुप 1 के मेटल्स रहते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम है ना, एमंग ग्रुप 1 मेटल्स ओनली लिथियम combines with nitrogen at high temperature। इसकी लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा रहती है। लिथियम नाइट्राइड हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। जैसे इसको आप रेट कराओगे ना तो यहां ये बनता है लिथियम नाइट्राइड। लेकिन याद रखें
all group 2 metals combine with nitrogen तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो ये रहेगा। इस तरह का ये नाइट्राइड बन के तैयार हो जाता है इसमें। अच्छा, अब इस पे ध्यान देना कि अगर जैसे लिथियम है, अब इसमें अपन एयर से रिएक्ट कराएं तो यहां पर ये दोनों मिलेंगे, लेकिन उसी की जगह अगर मैं ग्रुप 1 का कोई मेटल दूसरा लूं, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है या सीजियम है, इनमें से अगर कोई लिया जाए, अगर इसको मैं हीट करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? ये इससे, नाइट्रोजन से नहीं करेगा। अब ये ऑक्साइड बन सकता है, परऑक्साइड बन सकता है या सुपर ऑक्साइड, डिपेंड करता है वहां अमाउंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, ग्रुप 2 के अगर मेटल्स लिए जाएं तो ये अगर कभी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करें तो यहां ये मेटल नाइट्राइड बन के तैयार होगा। इनमें जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, जैसे आपसे क्या कहेंगे, ये अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ अपन इसे हीट करते हैं, ए कंपाउंड बना, फिर अब इसे वाटर से रिएक्ट करते हैं तो यहां एक बी गैस रिलीज हुई। फिर ये जो बी है, जैसे ही इसमें अपन डाइल्यूट HCl, एक ग्लास रॉड लिया, उसमें डिप्ड अगर HCl में डूबी हुई है वहां लेके आए तो यहां पर व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनेंगे। ये अपने से कहा जाएगा। तो इसमें फिर हमें कोई कहे आइडेंटिफाई करो A, B, C एंड D, ये इसमें से कौन कौन से। तो अगर यहां आइडेंटिफाई कराया गया तो यहां पर हम लोग याद है क्या पाएंगे इस केस में, ए जो अपने पास सबसे पहली बात है अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल में तुम्हें याद होगा सिर्फ और सिर्फ कौन कंबाइन करेगा? लिथियम। तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो यहां बनेगा लिथियम नाइट्राइड। ये है हमारा ए। जब आप वाटर से इसको रिएक्ट कराओगे तो यहां बनेगा LiOH और अमोनिया रिलीज होगी। ये है बी, ये है सी। और जब आप इसमें HCl मिलाओगे तो यहां जो व्हाइट डेंस फ्यूम्स हैं वो किसके हैं? NH4Cl के। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, समझ में आ रहा है? तो जनरली जो आपको कभी भी एग्जाम में आए, अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करा रहे हैं तो तुरंत ध्यान में लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये वो पर्टिकुलर जो रहा करते हैं यही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तुम इसे मजाकते हुए में याद भी रख सकते हो, नाइट्रोजन क्या है? ये लिम्का पीती है और साथ में आलू के चिप्स खा रहे हैं। इसको इस तरह से हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं, है ना? तो ये रहता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है इसे। देखिए बच्चों, वाटर के साथ अपन अगर इसको रिएक्ट कराएं तो देखो कैसा रहेगा। तो इसमें बिल्कुल आसान, एस ब्लॉक में अगर तुम ध्यान से देखो, याद है भिकमंगा कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। जो भिकमंगा होता है देखा होगा वो गंदे संदे रहेंगे, नहाते धोते नहीं। यहां भी यही है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को नहाना धोना बिल्कुल पसंद नहीं, वो पानी से रिएक्ट नहीं करते, है ना? बेरिलियम की तो ये हालत है, सुपर हीटेड स्टीम पास कराओगे तभी जाके वो रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम है बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा। बाकी इस ब्लॉक के जितने मेटल्स हैं वो इवन कूल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ग्रुप 1 मेटल्स की तो ये खासियत है कि आप अगर उसमें, जैसे अपना पोटेशियम है, आप उनके अगर पीसेस डाल दो, या सीजियम है, तो उसमें इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी वो आग पकड़ लेती है, मतलब एक फ्लेम सी बन जाती है वहां, है ना? तो यहां पर देखो ध्यान से, एग्जैक्टली जो रिएक्शन का नेचर रहता है वो कैसा है। यहां पर लेते हैं ग्रुप 1 मेटल्स,
इससे आप जब रिएक्ट कराओगे तो यहां हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आपने यहां ग्रुप 2 का मेटल लिया, उससे रिएक्ट कराओगे इनमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक, यहां पर हमने क्या कहा, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट with cold water as well as hot water। ये किससे रिएक्ट करेगा? स्टीम से। इट इज रिएक्टेड बाय स्टीम, और उसमें भी जब रिएक्ट कराओगे तो ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा इसका। मैग्नीशियम does not react with cold water, it react with boiling water। अब ग्रुप 1 के मेटल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इन्हें अगर खुली हवा में छोड़ दोगे तो भी आधे रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड बना देंगे। अगर इनको पानी में अपन रखेंगे तो भी रिएक्ट कर लेंगे। तो फिर इनको रखा कहाँ जाए? तो इनको दरअसल क्या होता है, जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। याद रखें, यहां ग्रुप 1 मेटल, लिथियम को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो मेटल्स हैं ग्रुप 1 मेटल एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम की जरूरत नहीं है कोई। है ना, जो केरोसिन होता है ना, केरोसिन अपना घास लेट, उसमें इसको रखा जाता है। तो वाटर से रिलेटेड चीजें ये आप ध्यान रखें, ये हमारे काम की है इसमें। देखिए बच्चों, अगर हम लोग प्रोटॉन डोनर्स जो कंपाउंड है, प्रोटॉन डोनर किसको बोलते हैं अपन? H हमारा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनसे वो कंबाइन करे, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या पाएंगे इसमें, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन हम कहते ही किसको हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सीधा जुड़ा हो। इसमें देखें, तुम्हें याद है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेन नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। ऐसे आप इससे रिएक्ट कराएं, ये सोडामाइड बन जाएगा। तो ये दरअसल रिएक्शंस रहा करते हैं इनमें हम, है ना। ये भी सब ग्रुप 1 मेटल्स के अपने एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अगला आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन लें अगर, इनमें क्या रहता है, अगर कभी ग्रुप 1 मेटल लें, ये डायरेक्टली कंबाइन कर लेते हैं। तो यहां पर ये बनेंगे, और याद रखें मेटल हाइड्राइड सब आयनिक है। यहां पर हाइड्रोजन से इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम, बाकी सब हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे और इसमें चेंज होंगे। इसमें भी क्या रहा करता है, पहले आप इसको समझ लें। आप पर्टिकुलर BH2 के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, BCl2 को रिड्यूस कराते हैं। ध्यान देना, ये BH2 डायरेक्टली नहीं बनेगा यहां, मानो आगे का ध्यान रखो, नहीं छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
ये सिर्फ ध्यान दें। BeCl2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? BH2 में। इसमें क्या है, जो BH2 है और MgH2 है ये कोवेलेंट हैं, और बाकी जितने भी हैं अदर S ब्लॉक मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक। इनमें ध्यान रखें। तो अगर इन हाइड्राइड्स में भी, इसमें एक इंटरेस्टिंग है, CH2 को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिथ। नाम ध्यान रखना, कभी कोई पूछे, ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है इंडस्ट्री के अंदर। और अगर मैं इन हाइड्राइड्स को कभी भी मोल्टन स्टेट में लूं और आपसे मैं कहूं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपसे क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ H2 गैस कहाँ है, एनोड पर मिलेगी या कैथोड पर? तो आप देखो यहां देख के खुद ही पता लग जाएगा, ये एनायन है, तो हमें जो है ये कहाँ मिलेगा, ये एनोड पर मिलेगा, है ना। कभी कभार ये इलेक्ट्रोड अपने से पूछ लिए जाते हैं, तो वहां इस चीज का ध्यान रखें। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसकी बॉन्डिंग का, इसको अभी अपन देखते हैं। वैसे तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। BH2 की क्या खासियत होती है, अगर BH2 अपन सॉलिड लें तो आप क्या पाएंगे, ये एक पॉलीमर होता है, और इसके अंदर सभी के सभी बॉन्ड्स क्या मिलेंगे हमें, बनाना बॉन्ड। BH2 अगर गैस है तो ये मोनोमर के फॉर्म में होगा, है ना। इनका ध्यान रखें। इसमें बेरिलियम का क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, तो वहां पर इस चीज को जरूर ध्यान दें। देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ BH2 की अपन बात करते हैं। तो BH2 अगर गैस है तब तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, आप इस टाइप की बनाएंगे, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। लेकिन हमारे पास जो BH2 सॉलिड हुआ ये पॉलीमेरिक होगा, और इट हैव बनाना बॉन्ड्स। तो यहां पर जो बनेंगे वो ध्यान दो, इसमें ये बेरिलियम, ये यहां पर H आप ऐसे लिखते चले जाएं, है ना। इस तरह से इसको बनाते चले जाएं आप। यहां पर ये बनाना बॉन्ड्स होंगे, है ना। जितना चाहें इसको आगे बढ़ाते चले जाएं आप। तो यहां पर जो ये बेरिलियम है इस पर अगर ध्यान दें, ये सब सिग्मा बॉन्ड है हमारे लिए। तो ये जो बेरिलियम अपने को मिला यहां पर, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको जरा ध्यान देना इसमें। अच्छा, इनकी अगर थर्मल स्टेबिलिटी पर कभी बात की जाए, हाइड्राइड्स की, तो क्या रहता है यहां पर, डिक्रीज होगी। उसका कारण है H का साइज छोटा है, तो जैसे जैसे इन एटम्स का साइज छोटा होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा बिगर एनायन की तुलना में, और बिगर जो होता है कैटायन वो बिगर एनायन को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। ये आ जाएगा यहां पर। तो इनके कभी भी अगर थर्मल स्टेबिलिटी की कोई बात करें तो ये ध्यान देना। देखिए प्यारे बच्चों, मेटल हाइड्राइड्स जो ग्रुप 1 के रहा करते हैं, है ना, दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इनको हम पानी में मिलाएं, है ना, तो ये तुरंत उससे कंबाइन करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में रिलीज करेंगे। अगला अपना लेते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस।
रिएक्शन को तो हेलोजेंस में जब आप लेंगे तो नेचुरल है ग्रुप 1 के मेटल ये डायरेक्टली कंबाइन करते हैं, ग्रुप 1 इवन ग्रुप 2 के भी। बस प्रॉब्लम कहाँ है, बेरिलियम के जो अपन हैलाइड्स बनाते हैं स्पेशली BF2 और BCl2 उनमें प्रॉब्लम आती है। तो देखो यहां पर क्या रहता है, ग्रुप 1 मेटल्स हेलोजन से आप कंबाइन कराएं, ये अपने पास हैलाइड्स बनेंगे, आप ऐसे लिखें। इसमें से क्या गड़बड़ रहता है, फॉर लिथियम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इसका वो एक्चुअली ये रहता है इसमें। यहां पर ये रहेगा, ध्यान होगा लिथियम फ्लोराइड जो बनेगा वो आयनिक है, जबकि LiCl, LiBr, LiI क्या होते हैं, ये कोवलेंट है। और यहां पर आप पाओगे जैसे मैं कहूं फॉर Cl2, Br2, इनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, तो आपका जवाब होगा इसमें ऑर्डर ये रहेगा। ये ऑर्डर रहेगा, समझ में आ रहा है। यहां पर जो पाओगे ना LiCl तुम्हें याद होगा कोवलेंट रहता है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। अच्छा, इसमें पाओगे कि जो लिथियम के हैलाइड्स हैं ये कोवलेंट, LiF यहां क्या है, आयनिक। तो आप इनको अगर छोड़ दें तो ग्रुप 1 के सभी हैलाइड्स क्या होंगे, वो हमारे आयनिक होंगे। चलिए अब ग्रुप 2 के मेटल के बारे में बात करूं अगर मैं, एक्सेप्ट बेरिलियम, इनको अगर आप हेलोजन से रिएक्ट कराओ तो ये बनेगा। पर्टिकुलर हमें जो ध्यान रखना होता है वो ये है, फॉर BCl2 क्या किया जाए, एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड को आप कार्बन और Cl2 के उसमें हीट करें स्ट्रांगली, है ना, इवन 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब यहां पे BCl2 बनता है। एग्जाम के हिसाब से क्या रहता है अपने को, क्या इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है BCl2 का, वो अभी अपन देखते हैं क्या इसके अंदर जरूरी चीजें हैं। देखिए बच्चों, अगर F2 के साथ अपन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो ये रहता है, वही Cl2 Br2 I2 के लिए लें तो एग्जैक्ट अपोजिट है। उसका कारण है जब आप फ्लोरीन के साथ इसको लेंगे ना तो ये LiF और ये सीजियम फ्लोराइड, ये सभी के सभी फ्लोराइड आयनिक है। अब इसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, LiF की, है ना, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और ये बनेगा भी जल्दी, है ना, ये रहता है। अच्छा, अब इनमें क्या एक खास बात रहा करती है कि जैसे ये एक्स्ट्रा हेलोजन से रिएक्ट करके ये बना, ये पॉलीहैलाइड है और इसकी एक खासियत है ये वाटर सॉल्युबल भी है। तो एग्जाम में दरअसल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो I2 है हमारा ये पानी में नहीं घुलता, याद होगा नॉन पोलर है, ठीक है, तो उसमें अगर हम Ki मिला देते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है यहां पर, है ना, ये चीज यहां पे रहा करती है इसमें। तो याद रखें, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि I2 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, फिर कहेंगे अपने को कि इसमें से क्या मिला दिया जाए कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो Ki मिला देते हैं तो पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी इसके अंदर। अब अपन स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे BCl2 का, जरा ध्यान से देखें इसमें। देखो यहां सबसे पहली चीज, अबव 1200 K BCl2 क्या है, वेपर होगा, है ना, गैस लें, ये है एग्जिस्ट एज मोनोमर, उस समय ये ऐसा होगा। अब इसमें आ जाता है टेम्परेचर बिलो 1200 K, लेकिन BCl2 गैस हो, एग्जिस्ट एज डाइमर, इसको कैसे बनाओगे, बिल्कुल आसान, यहां पर ऐसे बनाना,
ये ऐसे बनाए और यहां पर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो आप ये। तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा हुआ, sp2। और BeCl2 अगर मैं सॉलिड लूं, ये पॉलीमर है। इसके जो बनाने का तरीका रहता है, ऐसे आप बनाते जाएं, स्ट्रेट लाइन जो है ठीक, और यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। है ना, ये अलग से Cl लगा दिए जाते हैं। तो ये हमारा जो बेरिलियम है ये sp3 है। तो यहां पर ये sp, sp2 और sp3, तुम्हें तीनों चीजें मिलेंगी यहां पर। देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नोट करते हैं अपन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। ये Na2 और Na2O2, इनका हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे। तो देखो बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस वाटर मिला दो, जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो ये तो दरअसल इसमें चेंज हो जाएगा NaOH, ठीक, अल्कलाइन सोल्यूशन होगा ये। और यहां पर अगर हम लोग परऑक्साइड लेंगे तो यहां पर दरअसल क्या है, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा पर उसके साथ साथ ये भी रहता है, ये अनस्टेबल है। और ये जो हमारे पास है, अगर लिटमस पेपर अपन दोनों में डिप कराएं, इसमें भी और इसमें भी, तो लिटमस पेपर क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। और फिर ये O उसे क्या करेगा, ये उसे कलरलेस बना देगा। तो जो भी हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन में आप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और जो हमारे पास ये आया एंड O मेक इट कलरलेस। ये इस केस में है ना, तो इसमें सिर्फ कलर बदलेगा रेड से ब्लू, इसमें पहले रेड से ब्लू होगा और फिर कलरलेस हो जाएगा। आप सुपर ऑक्साइड्स लेते हैं उसमें भी यही चीज देखने को मिलेगी, है ना। तो यहां पर इसको ध्यान में रखें, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स अगर लेते हैं ना अपन, तो वो इस टाइप का है, यहां हाइड्रोक्साइड H2O2 और साथ में O2 भी रिलीज होगी। आगे का प्रोसेस तुम्हें पता ही है, ये अनस्टेबल है और ये है इसमें, तो यहां पर ये एक्चुअली और रहता है इस केस में, यहां ये ध्यान रखें। जो मेटल हाइड्रोक्साइड यहां पर बनेंगे, अब उनके नेचर के बारे में अपन जाने इसमें, तो दरअसल क्या रहता है इसमें, जो BOH होल ट्वाइस है, ये तो एम्फोटेरिक, इसका इवन ऑक्साइड भी जो रहता है ना बेरिलियम का BeO, वो भी एम्फोटेरिक है। और अदर जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, अदर मेटल हाइड्रोक्साइड, S ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड यूं ले लें आप, अदर S ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। अच्छा, इनका जो बेसिक नेचर है ग्रुप में, ऊपर से नीचे चलेंगे तो भी बढ़ेगा, पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, समझ में आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें, और थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप,
1 एंड 2 क्या क्या चीजें होंगी? स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, solubility in water, increases, ये यहां पे रहा। तो इसके अगर ऑर्डर को अपन लोग लें, इसमें आप लोगों को अगर याद हो, MgOH होल ट्वाइस को जो पानी में इसका सस्पेंशन यूज करते हैं, ये एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज होता है। याद है? इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हो आप। इसको पानी में जब घोलते हो, तुम्हें याद है ये क्या रहता है? ये लाइम वाटर। पानी में जब इसको घोला जाता है तो आप कहते हो बराटा वाटर। आपको याद है ये किसके लिए यूज करते हैं अपन? टू डिटेक्ट द CO2 और SO2, क्योंकि ये दोनों के दोनों इसे क्या कर देते हैं, पहले मिल्कीनेस होगी और फिर एक्सेस में पास कराते हैं तो गायब हो जाएगी। ये एक्चुअली इनके हाइड्रोक्साइड में आप इतनी चीजें ध्यान में रखें। आप अगर कार्बोनेट्स की बात करें तो इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी नीचे बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी increases on moving down the group. वन एंड 2 दोनों में आप किसी भी ग्रुप में चलें, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी बढ़ती जाती है। ये ध्यान रखें, एग्जाम में सब पूछा बहुत जाता है इसमें। यहां पर आप क्या पाओगे? सोडियम से सीजियम तक के हमारे कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है। मतलब इनको अपन 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर गर्म करेंगे भी ना तो ये टूटते नहीं है। इनमें सिर्फ ये थर्मली अनस्टेबल है। और आप जितने इसमें नोट कर रहे हो, इसमें सबसे कम स्टेबल कौन है? ये लीस्ट स्टेबल है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? इनको आप गर्म करोगे कुछ भी नहीं टूटेगा, है ना। चाहे तो आप यहां पे नोट भी कर सकते हो इस चीज को कि आप अगर M2CO3 आप Na से लेकर सीजियम तक इनमें से अगर कोई भी ले तो यहां कुछ नहीं होगा, वही लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर मैं बाकी किसी को लूं इसमें, ये आसानी से टूट जाते हैं। और इसकी यह हालत है BeCO3, इसको स्टोर ही किया जाता है CO2 गैस के एटमॉस्फेयर में। ये इस केस में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसे नोट कर लें, इसे ध्यान में रखें आप।